वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, हम कक्षा 8वीं का भारत खोज इस पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है तलाश। और तलाश इस लेसन का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि किस प्रकार लेखक और स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस पुस्तक के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक इतिहास की झांकी में अपने अतीत का तलाश करते हुए बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखा, और जब हम उसे पढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि वास्तविकता में हम ये सारी चीजें आज नए तौर से पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार लेखक हिमालय के चोटी पर गए, फिर सारनाथ में गए, फिर गंगा नदी के पास, गंगा नदियों के साथ साथ अन्य नदियों की उन्होंने विशेषता बताई। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि मैं जहां जहां पर भी गया तो वहां पर मुझे भारत की सभ्यता और संस्कृति को भव्य रूप मुझे दिखाई दिया, और इस प्रकार लेखक ने अपने अतीत में भारत को ढूंढने की कोशिश की। अब लेखक आगे क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार भारत का वर्णन करते हैं, यह पढ़ते हैं अगले लेसन के भाग में। इस लेसन का अगला टॉपिक है भारत की शक्ति और सीमा। इसके द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि भारत की जो अतीत का जो विशेषता थी, उसके लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे कि ऐसे कौन से विशेष तत्व थे जो भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति, जो 5000 वर्ष पूर्वी संस्कृति में भी दिखाई दे रहे, और आज के आधुनिक भारत की जो सभ्यता है उसके आधार स्तंभ उस युग से आज तक चालू है या निरंतर बनी रही है। तो भारत की यह शक्ति किस प्रकार आगे बढ़ी या उसमें कुछ रुकावटें आई, और फिर उस शक्ति की क्या सीमा है, इसका वर्णन लेखक इस आगे के पैराग्राफ में कर रहे हैं। पढ़ते हैं आगे के पैराग्राफ को। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार भारत की अतीत के साथ साथ वर्तमान में भी, आधुनिक भारत में भी उसकी विशेषता टिकी हुई है। लेकिन जब लेखक उस अतीत की तलाश में जाते हैं, भारत की विशेषताओं की खोज करते हुए जाते हैं, तो लेखक कहते कि जो भारत की शक्ति थी वह आगे चलकर उसके जो स्रोत थे, जिन स्रोतों के कारण भारत अन्य विदेशी देशों के साथ साथ भी लड़ रहे थे, कभी उनका उतार चढ़ाव चल रहा था, तो उस ऐसे कौन से स्रोत थे जो भारत की शक्ति को कम कर रहे थे। तो लेखक कहते कि भारत की शक्ति के स्रोत और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज बहुत लंबी है और उलझी हुई है। पतन मतलब नाश, विनाश, कि भारत की संस्कृति आगे चलकर धीरे धीरे कम होती गई, उसका ह्रास होते गए। तो इस पर लेखक कहते हैं कि उसके कारणों की अगर हम खोज करते हैं तो बहुत लंबी और अनेक कारण उलझे हुए हैं, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। तो उस भारत के शक्ति के नष्ट होने के जो कारण है, उसके कुछ कारण लेखक ने हमारे सामने रखे हैं, जैसे कि भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आकर आगे निकल गया। तो लेखक कहने लगे कि भारत भले ही आज देखते हैं उसकी संस्कृति बहुत ही विशेष रूप में सब अन्य देशों में भी मानी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ भारत में जो तकनीकी जो दौड़ उस युग में, और आज भी देखते हैं कि तकनीकी या आधुनिकीकरण के जो युग था उसमें हमारा भारत देश पीछे रह गया। और उसके साथ साथ जो भारत के विकास के साथ साथ जो आगे अन्य देश बढ़ रहे थे, तो उसमें यूरोप आगे बढ़ गया। वो उस समान भारत जब पिछड़ा हुआ था उसके साथ साथ यूरोप भी पिछड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने, उस देश ने क्या किया, अपनी तकनीकी प्रगति की, अपनी आधुनिक प्रगति को मध्य रखते हुए उन्होंने अपनी प्रगति को आगे बढ़ाया।
उसके साथ साथ इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवनी शक्ति तथा मानसिकता थी। तो लेखक कहते हैं कि यूरोप जो भारत के साथ पिछड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने देश को विकसित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और वह कदम था कि उन्होंने तकनीकी विकास किया था। उसके साथ साथ तकनीकी विकास के साथ साथ उन्होंने क्या की, विज्ञान की चेतना को भी अपने अंदर समा लिया। उसके विज्ञान के जो चमत्कार हो रहे थे, वो चमत्कार वास्तव में वह शक्ति थी और उस चेतना को उन्होंने स्वीकार किया और हौसलामंद जीवनी मतलब डटकर मुकाबला कर जो तकनीकी दौर में, विज्ञान के दौर में जो भी समस्या आ रहे थे उसका उन्होंने कष्ट सहकर उसमें से कुछ समस्याओं का हल ढूंढकर वो जीवन को और भी शक्तिशाली बना रहे थे और उसके साथ साथ उन्होंने मानसिकता का भी विकास किया। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। तो इस प्रकार यूरोप ने क्या किया, देखो आगे लेखक कहते हैं कि यह केवल भारत के नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। तो लेखक कहते हैं कि सिर्फ उस समय, उस युग में सिर्फ भारत ही पिछड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एशिया भी पिछड़ने लगा था और इस एशिया को पिछाड़ देकर आगे कौन बढ़ रहा था, यूरोप। तो लेकिन उसमें एशिया को पिछड़ा बनकर या उसका विकास को वहां पर रुककर यूरोप आगे किस प्रकार बढ़ सका था कि उसने क्या किया था, पश्चिमी यूरोप के जो देशों के लोग थे उन्होंने क्या किया था, तकनीक का विकास करते करते वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने सैनिक बल बढ़ा दिया और उसके कारण वह पूर्व देश पर या अन्य देशों पर वह क्या करने लगा, हमला करने लगा। उसके कारण जो सैनिक बल था वह आधुनिकीकरण होने के कारण उन्होंने दूसरे देशों पर अधिकार जमा लिया और इस प्रकार भारत के साथ साथ पूरे एशिया पर यूरोप ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। किसकी वजह से, उन्होंने क्या किया था, तकनीकी विकास और विज्ञान की चेतना को आत्मसात कर लिया था। उसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है। तो लेखक कहते हैं कि इस समस्या को सुलझाना, इस कठिन समस्या को सुलझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत मानसिक सजगता, तकनीकी कौशल्य की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। तो लेखक कहते हैं कि देखो, शुरुआत में हमारा जो भारत था वो मानसिक दृष्टि से सजग था, स्ट्रांग था और उस तकनीकी कौशल्य का प्रयोग भी कर रहा था, लेकिन आगे चलकर उस सदियों में धीरे धीरे गिरावट होने लगी कि मानसिक सजगता, उनके जो मानसिक धरोबल था वो मनोबल कम होने लगा और तकनीकी प्रयोग का कारण तकनीकी का प्रयोग वो कम करने लगे। जीवन की लालसा, इसके पीछे क्या कारण थे, देखो ये सारे यहाँ पर लेखक भारत की शक्ति का ह्रास होने के कारण बता रहे हैं कि जीवन की लालसा और उद्यम में कमी, अर्थात परिश्रम करने में, जीवन की लालसा मतलब आगे वो पॉजिटिव आशावादी जीवन देने का उनमें धैर्य नहीं रहा और उसके साथ साथ परिश्रम भी वहां पर कम दिखाई देने लगी। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति लेने लगी कि तो फिर जो रचनात्मक प्रवृत्ति थी वो भारत में कम दिखाई देने लगी और उसके जगह रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह क्या हो गई, अनुकरण की प्रवृत्ति लेने लगी कि दूसरे देशों के जो चीजें थी उनका सिर्फ भारत अनुकरण करने लगी। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य को भेदने का प्रयास किया। मतलब अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें विद्रोही और विचार पद्धति को अपनाना चाहिए, लेकिन वहां पर उसके जगह पर प्रकृति, ब्रह्मांड आदि के रहस्य को भेदने, उसके रहस्य को ढूंढने में ही प्रयास किए जाने लगे और वहां फिर शब्दाडंबर से लेंस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगा। मतलब जहां पर हमें एक्टिव रहना चाहिए था, हमें कार्य करना चाहिए था, तो वहां पर वह कम होने लगा और उसकी जगह शब्दाडंबर मतलब लिखित कार्य, साहित्य में कदम आगे बढ़ाने लगा।
भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकरण वाली सावधानी से की नक्काशी लेने लगी। तो जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना था तो वहां पर क्या करने लगा कि जटिल पच्चीकरण मतलब दूसरों का ही अनुकरण करने के कारण वहां पर सिर्फ अनुकरण का ही दिखाई देने लगा। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। तो जहां पर कार्य करना चाहिए वहां पर साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ ऊपरी दिखावा दिखाने लगा, अनुकरण पद्धति आ गई और साहसिक कार्यों की लालसा छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार संभव हो सका था, वह क्षीण होते चली दिखाई गई। तो जहां पर हमारे जो भारत की जो पूर्व की संस्कृति थी वहां का प्रसार संभव हो सकता था, लेकिन वहां पर क्या हो गया था, उन्होंने अपने सारे साहसिक कार्यों के बदले में अनुकरण पद्धति रख दी थी और उसके साथ साथ महासागरों को पार करने के रोक लगाने के वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म लिया। तो यहाँ पर देखो हमारा देश थोड़ा पिछड़ने लगा क्योंकि वो संकीर्ण परंपरावादी रूढ़िवादिता में वह ज्यादा ध्यान देने लगा और जहां तक महासागरों से जो युद्ध हो रहे थे तो उनका वहां पर महासागरों को पार करने की जो वृत्ति होनी चाहिए थी या उसकी तरफ जो ध्यान देना चाहिए थे वो वहां पर कम हो गई और उसके साथ साथ वह ज्यादा करके रूढ़िवादी, परंपरावादी, मूर्तिवादी में वह ज्यादा ध्यान देने लगे। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई। तो क्या सही है क्या गलत है, यह सारी विवेकपूर्ण जो चेतना चाहिए थी वह कम होती गई। अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई तथा मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा और इस प्रकार वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए और दूसरी तरफ भारत हमारा देश पिछड़ा रहने लगा। तो यहाँ पर जो हमने अब पढ़ा उसमें से हमें जो पता चला कि भारत की शक्ति की स्रोत के पतन होने के जो प्रमुख कारण है वह देखते हैं। भारत की शक्ति के स्रोतों के पतन होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है कि भारत तकनीकी दौड़ में निरंतर पिछड़ता जा रहा था, साथ ही भारतीयों में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी हो रही थी, फिर लोगों में आगे बढ़ने की लालसा और परिश्रम की चाह कम हो रही थी, उसके साथ साथ अनुकरण पद्धति भी बढ़ती जा रही थी, कार्य करने के बजाय साहित्य को बढ़ावा मिलने लगा, संकीर्ण रूढ़िवादी मानसिकता धारणाएं बढ़ती जा रही थी और इस प्रकार भारत गतिहीन और जड़ता की ओर बढ़ने लगा। आगे लेखक कहता है किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। तो लेखक कहता है कि यह तो सिर्फ हमने एक बाजू देखी, लेकिन यह आलोचना करने का या सर्वेक्षण करने के एक पूरी बाजू नहीं हो सकती। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। यह एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह क्रमबद्ध नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण, इसके साथ साथ भारत में पुनर्जागरण के दौर भी आते रहे। मतलब एक तरफ पतन की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए थे, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा था जो पुनर्जागरण के तरीके से लोगों को जागरूक करने लगा था। नए को समझने और उसके अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने का प्रयास दिखाया गया। तो देखो एक तरफ हमारे वहां पर हमारे भारत की शक्ति ह्रास हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हम पूरा सर्वेक्षण उससे नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ पुनर्जागरण भी हो रहा था और एक तरफ जहां पर नए का निर्मित हो रहा था तो आधुनिकीकरण और पुराने का एक अच्छा सामंजस्य लेकर एक वर्ग आगे बढ़ रहा था।
अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा, उसकी अंतर वस्तु बदल गई। तो लेखक कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ बाहरी ढांचा उसका बदल गया था, लेकिन अंतर वस्तु मतलब ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा था कि भारत नष्ट होने के, उसके ह्रास होने के पथ पर चल रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वह नव चेतना जागृत थी और इसी कारण फिर जो ह्रास होने के पथ पर चलने वाला भारत फिर आगे चलकर विकसित देश की ओर या अपने विकास की ओर बढ़ने लगा। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है तो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही और इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को भी आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। तो इस प्रकार पुनर्जागरण के द्वारा एक नव चेतना आ गई, एक नई शक्ति आ गई। कौन सी शक्ति? कि प्राचीनता के साथ साथ नवीन को, मतलब प्राचीन और नवीन दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए फिर हमारी जो गति कम हो गई थी उसको बढ़ाने के लिए लोग प्रयत्न करने लगे और इस प्रकार पुराने को नए बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को भी आत्मसात किया गया और इस प्रकार भारत फिर एक समृद्ध देश की तरह आगे बढ़ने के लिए उसको सामर्थ्य मिला। तो अब तक इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार भारत ह्रास की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन नए और पुराने का सामंजस्य करते हुए फिर उसमें नव चेतना आ गया, सामर्थ्य आ गया और फिर वह अपने विकास की ओर बढ़ने लगा। इसका वर्णन किया है। अब लेखक भारत के इस कौन सी विशेषता को हमारे सामने रखते हैं, यह पढ़ते हैं इसके अगले भाग में।